हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। पहला टॉपिक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन करा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। सूत्र यानी धागा, कणिका यानी कण, यानी धागेनुमा जो कण होता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पहले हम इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने रेखीय पेशियों में खोज की थी। इसकी कीटों के पंखों में खोज की थी। लेकिन जो इसका वास्तविक श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है डब्ल्यू फ्लेमिंग तथा अल्टमान को दिया जाता है। आर अल्टमान और डब्ल्यू फ्लेमिंग को इसका वास्तविक श्रेय दिया जाता है। फ्लेमिंग ने 1882 में इसको एक टर्म दिया था जिसे फाइला कहा था, तथा अल्टमान ने 1890 में इसे पहले बताया था कि यह एक दानेदार कण होता है और उसके अनुसार इसको बायोब्लास्ट कहा था। लेकिन जो हम टर्म यूज़ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो हमें सी बेंडा ने दिया था। सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा था, सूत्रकणिका कहा था। सेकंड हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो इसे लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया छणाकार रॉड शेप्ड होता है, फिलामेंटस होता है, स्फेरिकल होता है मतलब गोलाकार होता है, तथा कणिकामय होता है। सूत्रकणिका का सामान्य जो परिमाप होता है वह 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक होता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं तथा कार्य करने की क्षमता अनुसार इनकी जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का बढ़ जाता है तथा इनका शेप भी बढ़ जाता है। कार्य करने की क्षमता अनुसार इनका परिमाप 7 माइक्रोमीटर तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अत्यंत सूक्ष्मकार हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वह बहुत छोटी होती है, जिनकी जो लंबाई है वह 2 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है, यानी 2 से 5 माइक्रोमीटर तक यह लंबे हो सकते हैं। इनका जो व्यास होता है वह नॉर्मली 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक होता है। कोशिकाओं का कार्य तथा आयतन, वो हम इनके फंक्शन तथा वॉल्यूम की बात करते हैं। आधार पर कोशिकाओं में सूत्रकणिकाओं की संख्या 50 से 5000 तक होती है। जो हमारी कोशिका ज़्यादा काम करती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारी कोशिका कम काम करती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम पाए जाते हैं। जैसे कीट पतंगों को उड़ने के लिए उनके पंख जो होते हैं वह अधिक कार्य करते हैं, तो उनके पंखों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। हमारे लीवर के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। जो सेल हमारी ज़्यादा वर्क करती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। यहाँ भी यही दिया गया है कि कौन सी कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया तक हो सकते हैं। जैसे इसमें दिया है रेट की जो यकृत कोशिकाएं होती हैं उनमें 1000 से 2500 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। मैंने बताया कि मनुष्य की जो यकृत होता है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत होता है, इसलिए उन सेल को माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी की आवश्यकता होती है और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं उन्हें। समुद्री अर्चिन के अंडों में 1.5 लाख से 3 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और हरे पादपों की जो कोशिकाओं की तुलना में जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। जो ग्रीन जो प्लांट होते हैं उनसे जो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिकाओं में होते हैं। रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। रासायनिक दृष्टि से माइटोकॉन्ड्रिया में 65 से 70% तक प्रोटीन पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जा रहा है? प्रोटीन, जिसमें से 30% जो प्रोटीन होता है वह स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है और 40% विक्रिय प्रोटीन यानी एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है, तथा 25 से 30% इसमें लिपिड होती है, जिसमें से 90% फॉस्फोलिपिड तथा से 10% कैरोटीनॉइड तथा कोलेस्ट्रॉल एवं विटामिन ई आदि होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाएगा। प्रोटीन के बाद इसमें लिपिड पाया जा रहा है, लिपिड भी फॉस्फोलिपिड तथा कैरोटीनॉइड, 10% कैरोटीनॉइड।
कोलेस्ट्रॉल एवं विटामिन ई इसमें पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सूक्ष्म मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा कुछ अन्य विटामिन भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सल्फर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सूत्रकणिकाओं में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में सूक्ष्म मात्रा में डीएनए तथा आरएनए भी पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज इत्यादि भी पाए जाते हैं, यानी जो आरएनए जो एंजाइम होते हैं वह भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। सूत्रकणिका में 17 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको पता हो कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें भी 70S जो राइबोसोम होता है वह उनमें भी पाया जाता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी 17 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इन सभी अवयवों की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन सिंथेसिस होता है। आपको पता होगा राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसमें अगर कहीं भी राइबोसोम पाया जाएगा तो वह प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है तो वह प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। और इसका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वह केंद्रक यानी न्यूक्लियर द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। यह एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है। इसको एक साइंटिस्ट ने सेल इन सेल भी कहा था, क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल की तरह ही कार्य करता है। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और इसी प्रकार एक नॉर्मल सेल में भी 70S प्रकार का पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, उसमें भी वह प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है। इसलिए इसे सेल इन सेल भी कहा जाता है, एक कोशिका में कोशिका भी कहा जाता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आवरण 2 एकल कलाओं से बना होता है। प्रत्येक एकल कला की मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम होती है। बाह्य तथा आंतरिक सूत्रकणिका क्रमशः बाह्य सूत्रकणिका कला तथा अंतः सूत्रकणिकीय कला यानी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तथा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, 2 तरीक़ा की मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। दोनों कला होती हैं, उनके बीच में एक गैप पाया जाता है, वह 60 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक का होता है, जिसे हम परिसूत्रकणिकीय अवकाश यानी पैरा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पैरा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, जो इन दोनों आउटर तथा इनर जो लेयर है उसके बीच में पाया जाता है। बाह्य कला सपाट स्मूथ होती है, जो बाहर वाली जो लेयर होती है वह स्मूथ होती है, जबकि जो अंदर वाली लेयर होती है उसमें वलय पाए जाते हैं। वलयों का निर्माण होता है जिससे कि वह अधिक एरिया कवर कर सके, और उन वलयों को क्रिस्टी कहते हैं तथा उन वलयों पर छोटे छोटे F1 पार्टिकल्स, F0 पार्टिकल्स निकले होते हैं। क्रिस्टी के कारण सूत्रकणिका बाह्य कोष्ठ तथा आंतरिक कोष्ठ में विभाजित हो जाती हैं। जो क्रिस्टी बनती हैं उनके कारण ये आउटर चैम्बर तथा इनर चैम्बर में डिवाइड हो जाती हैं। परिसूत्रकणिकीय अवकाश यानी पैरा माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस होता है वह जो होता है वह बाह्य कोष्ठ को ही कहते हैं। जो बाह्य कोष्ठ होता है आउटर चैम्बर, उसी को पैरा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। जो आंतरिक कोष्ठ होता है इनर कोष्ठ, उसमें मैट्रिक्स भरा होता है, एक समांग मिश्रण होता है। जो मैट्रिक्स का एक समांग मिश्रण होता है जिसमें कुछ फिलामेंटस संरचनाएं पाई जाती हैं। इस मैट्रिक्स में लिपिड, प्रोटीन, गोलाकार डीएनए अणु तथा 70 प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है तथा ऐसे ही कुछ अन्य कण होते हैं। इसमें 70S जो राइबोसोम है वो भी पाया जा रहा है। गोलाकार डीएनए भी पाया जाता है, इसमें गोलाकार डीएनए भी पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है और लिपिड इसके मैट्रिक्स में ही पाई जाती है। सूत्रकणिकाओं के कार्य, अब हम इनके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि यह क्या क्या कार्य करती हैं। सूत्रकणिकाओं में विभिन्न क्रियाएं जैसे ऑक्सीकरण का होता है। जो क्रिस्टी है उसके ऊपर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें F0 पार्टिकल्स भी कहते हैं, F1 या F0 पार्टिकल्स कहते हैं। वह ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है।
तथा वसाओं के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप में ऊर्जा मुक्त होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो इसमें जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और यह एनर्जी हमारे सेल्स को जब ज़रूरत होती है तो वहाँ यूज़ हो जाती है। इसका मेन जो काम है वह बॉडी को एनर्जी देना ही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। इसमें आपको बाहर की तरफ आउटर लेयर दिखाई दे रही होगी और अंदर की तरफ ये मुड़ी हुई जो है ये इनर लेयर है, और इसके बीच में जो स्पेस, लेयर्स के बीच में जो स्पेस है इसको पैरामाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। और ये ग्रीन कलर के जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये राइबोसोम है, और इनमें ये मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स में ही राइबोसोम है, और डीएनए भी मैट्रिक्स में ही पड़ा हुआ है। और इधर ये जूम करके जो आपको F0 पोर्शन और F1 पोर्शन देखे खड़ा होगा, इसी से एनर्जी प्रोड्यूस में हेल्प मिलती है। ऑक्सीकरण जो प्रोसेस होता है वह इसी पर वर्क करता है। और आपको क्रिस्टी देख रही होंगी, ये गोल गोल करके जो घूमती हैं वल लेती हैं, उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। आपका माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश हो गया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।